खबर में खुश आमदेद। मैं हूँ आपका होस्ट सईद काजी और मेरे साथ मेरे को होस्ट हैं जनाब मियाँ शाहिद साहब। नाज़रीन, आज हमारे साथ बहुत मौजूद मेहमान होंगे। बड़ा अहम दिन है। साजिद तारड़ साहब साबिक मुशीर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में आज हमारे साथ हैं और उस मज़ीद बराम ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब भी हमारे साथ होंगे। और मगर रन डाउन पहले अमरीकी सदर ने पनामा कैनाल का कब्ज़ा वापस लेने की बात की है। उन्होंने ग्रीनलैंड को भी लेने की वापस बात की है। हाई टैरिफ्स की बात करें, इस पर बात करेंगे। इसके साथ साथ अदलिया का तनाज़ा एक दफ़ा फिर सरफेस कर गया है। आज हमारे एडिशनल रजिस्ट्रार जो हैं उन्हें अफसर बकार ख़ास बना दिया गया। उन्हें यहाँ तक कि तौहीन अदालत का नोटिस हो गया। ये क्या मामला है, इसके ये बात देखेंगे। और क्या 26वीं आइनी तरमीम ख़तरे में है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वतन अजीज़ में बिजली और खत्ते में कब सस्ती होगी, एक माहिर मैशियत हमारे साथ होंगे। मगर सबसे पहले साजिद तारड़ साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रेशियस टाइम। जनाब ब्रिगेडियर मसूद साहब, आपका बहुत शुक्रिया। पहले आपकी तरफ आता हूँ साजिद तारड़ साहब, आपको मुबारकबाद हो, आपकी पार्टी जीत गई है। और सेकेंडली ये बताइए कि कुछ बड़े अजीब लोग एक देख रहे हैं बड़े तजस्सुस से जो बातें आके की हैं उन्होंने अपनी स्पीच में, और फिर कुछ उन्होंने फैसले भी किए हैं। कुछ उन्होंने 1600 लोग जिन्होंने कैपिटल हिल पे हमला किया था उनकी उन्होंने एमनेस्टी भी कर दी, या जो भी उसे कहते हैं आप, पार्डन कर दिया। और पनामा कैनाल पर वापसी की भी बात करें और हाई टैरिफ्स की बात करें। व्हाट काइंड ऑफ वर्ल्ड इज बन रही है ट्रंप साहब के आने के बाद? खुशगवार है या इस पे हमें कुछ खौफ भी दामनगीर है? कैसे वजाहत करेंगे जनाब साजिद तारड़ साहब? थैंक यू सो मच कायसा। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि यू आर माय फेवरेट एंकर ऑन द टीवी। आई ऑलवेज एंजॉय टॉकिंग टू यू। एक तो ये आपको बताना चाहता हूं, थैंक यू। 4 सवाल आपने किए हैं कि सबसे पहला सवाल ये है कि किस तरह की एडमिनिस्ट्रेशन होगी। जब से डोनाल्ड ट्रंप साहब 5 नवंबर से जीते हैं 20 जनवरी तक उनकी 2 महीनों की परफॉर्मेंस जो है बिफोर टेकिंग ओवर, वो जो बाइडेन के 4 सालों से भारी है, इसमें नजर आ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अपनी स्पीचेस के अंदर कहा है कि ट्रंप इफेक्ट है दुनिया के ऊपर इस वक्त, और उन्होंने पूरी दुनिया को शेकअप किया है, प्रेशर क्रिएट किया है। और जो उनकी बुक है जिसमें वो कहते हैं आर्ट ऑफ डील, वो पहले एक प्रेशर क्रिएट करते हैं नेगोशिएट करने से पहले, और कई ऑब्जेक्टिव वो टेक ओवर करने से पहले ही हासिल कर चुके हैं। इसमें नंबर 1 गाजा है, दूसरा ग्रीनलैंड के अंदर बेस को एक्सपेंड करने की बात हो चुकी है। मैक्सिको पहले ही वादा कर चुका है कि वो अमेरिका के साथ काम करेगा, लोगों को रोकेगा। और तीसरा, इस वक्त जो उन्होंने कनाडा के बारे में स्टेटमेंट दी थी, जस्टिन ट्रूडो जो कि फार लेफ्ट को रिप्रेजेंट करते थे, कैनेडियन इकोनॉमी खत्म हो चुकी थी, वो रिजाइन कर चुके हैं। तो ये उनकी अचीवमेंट है 20 जनवरी से पहले की। उसके बाद मैं बार और मैं ना सिर्फ 2016 से डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ हूं, बल्कि मैं उनके साथ हमेशा ट्रेवल करता रहा हूं दोनों कैंपेन्स के अंदर, सिर्फ इस चीज को समझने के लिए कि इनका माइंडसेट क्या है। एक तो ये बताना चाहूंगा कि डोनाल्ड ट्रंप 1.0 और डोनाल्ड ट्रंप 2.0 के अंदर बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा। उस वक्त हालात कुछ और थे, आज हालात कुछ और हैं। डोनाल्ड ट्रंप साहब की कैंपेन की स्पीचेस कुछ और थी, लेकिन जीतने के बाद ब्रिगेडियर साहब मैं आपकी तरफ आऊंगा। एक तो जो ट्रंप ने कल हलफ उठाने के बाद एक ऐलानात किए हैं, बड़े अजीब ऐलानात हैं जो लग रहे हैं, वो कितने काबिल अमल हैं, एक तो ये फरमाइएगा। दूसरा, चीन की बात की है उन्होंने खास तौर पर। एक जानिब जो है वो ट्रंप बात करते हैं कि चीन के साथ हम तजारत करेंगे, वो जंग की जो है वो बिल्कुल मुखालफत करते हैं, लेकिन दूसरी जानिब वो कहते हैं कि पनामा में चीन का अमल दखल है, हम कब्जा वापस लेंगे। तो क्या चीन जो है वो तजारती तौर पे जो थ्रेट है ही अमेरिका के लिए, क्या वो सिक्योरिटी के तौर पे थ्रेट चैलेंज जो है वो बन चुका है? और क्या जो ट्रंप है उनको सिक्योरिटी चैलेंज भी समझते हैं? क्योंकि चीन जो है वो पूरी दुनिया में जो है वो आगे बढ़ रहा है, साउथ अफ्रीका की जानिब जा रहा है, वहाँ लिथियम के बड़े बड़े ज़खायर उनकी तरफ जा रहा है। आप क्या समझते हैं सर? देखिए, चाइना इस वक्त नंबर 1 थ्रेट बन चुका है। I'm sorry, खासा, I'm sorry, I'm taking your question, I'm sorry. जी चलें ब्रिगेडियर साहब आप अपना इनपुट दे दें, मैं फौरन बाद आता हूँ तारड़ साहब के पास। जी ब्रिगेडियर साहब आप देखें कि कल जो एड्रेस था वो मेरे ख्याल में उस एड्रेस में एक डोमेस्टिक ऑडियंस को उन्होंने बात की और सेकंड इंटरनेशनल इश्यूज पे आए हैं, जहाँ पे चाइना की बात की है। देखिए, चाइना के साथ तो उनका कंपटीशन तो चल रहा है, एक इकोनॉमी दैट इज अ ट्रेंड, इकोनॉमी की बात हो रही है।
और स्पेशली जब पनामा की बात आती है तो पनामा में उन्होंने ये वाजे किया, देखिए वहाँ पे 2 चाइनीज कंपनी से बेसिकली दे आर हांगकांग की है, वो बेसिकली दे आर मैनेजिंग पनामा कैनाल को। तो अमेरिकन का देखें पहले से भी क्लेम है कि मेरा ख्याल में 1904 से लेकर 1924 तक ये पनामा कैनाल बनी थी, और प्रेसिडेंट ने ये भी कहा कि हमारी इतनी इसमें कुर्बानियां हैं, और फिर काफी अरसे तक अमेरिकन इसको मैनेज भी करते रहे हैं। एंड सब्सिक्वेंटली 99 में इट वाज हैंडेड ओवर टू पनामा जब क्लिंटन प्रेसिडेंट थे। तो अब इसको वापस लेना चाहते हैं, जिसमें वहाँ पे चाइनीज है। फिर इनका ये भी कंसर्न है वहाँ पे जो टैरिफ है, स्पेशली वो कहते हैं हाई है ऑन अमेरिकन शिप्स जो वहाँ से गुजरते हैं एज कम्पेयर टू अदर शिप, तो वो चाहते हैं वो चीजें वहाँ पे कंट्रोल कर। तो एक राइवलरी। सेकंड, उन्होंने टैरिफ की बात की है, ये चाइनीज गुड्स आएंगे, उन्होंने कहा 25% चाइनीज गुड्स में है, मेक्सिको के भी हो या कैनेडियन भी हो, इवन इंडियन भी हो गए, इसमें टैरिफ लगेगा। तो अमेरिकन उन्होंने अपना इंटरेस्ट जो है, अमेरिकन इंटरेस्ट को एज ए प्रेसिडेंट प्रोटेक्ट करने की कोशिश की है। तो मेरे ख्याल में अपने नेशनल इंटरेस्ट में उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है चीजें, और अकॉर्डिंगली गोइंग टू मेरा ख्याल में एक बड़ा सीरियस एक डेवलपमेंट होगी इन केस वो पनामा को जाके टेक ओवर करते हैं। तो इसमें हो सकता है काफी रिजल्टमेंट आए, यूरोपियन यूनियन में रिजल्टमेंट हो, नेटो मेंबर्स में इसमें रिजल्टमेंट हो सकती है, इवन बाकी कंट्रीज में भी। तो लोग कुछ इसको लेते हैं टेरिटोरियल एक्सपेंशन के हिसाब से कि वो एक इस सोच के साथ आए हैं। आज के कल की स्पीच में उन्होंने कनाडा का जिक्र नहीं किया, तो और मेक्सिको की बात नहीं की है, लेकिन वो बॉर्डर की यकीनन बात की है। तो मेरा ख्याल में एक सीरियस किस्म की डेवलपमेंट होगी इन केस वो पनामा पे जाते हैं। चलें, मैं इसी बात पे आता हूँ आपकी तरफ। साजिद तारड़ साहब, आप क्या समझते हैं कि दिस विल बी अ पीसफुल अफेयर फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, बीइंग द मोस्ट पावरफुल मैन अंडर द सन? और फिर ग्रीनलैंड के हवाले से भी हमें ज़रा इनपुट दे दें साजिद साहब। मैं इसमें बताना ये चाह रहा था कि चाइना की नेवल एक्सपेंशन की तरफ अगर देखा जाए तो इस वक्त बहुत बड़ी बहुत बड़ी थ्रेट है अमेरिका के लिए इस वक्त। बल्कि चाइना की इकानमी इसीलिए स्लगिश है कि वो इकानमी से पैसे निकाल के नेवी अपनी जो आर्मी के ऊपर ज्यादा एक्सपेंसेस कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट ये बताना चाहूंगा कि अमेरिका की तरक्की का सीक्रेट मॉनरो डॉक्ट्रिन था कि वो अपने बैकयार्ड में किसी सुपर पावर को नहीं आने देंगे। वो कंप्रोमाइज हो चुका है। पिछले 12 साल से पेरो के अंदर चाइना ने डीप सी पोर्ट बना ली है और पनामा कैनाल को उन्होंने टेक ओवर कर लिया है। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने बार बार कहा है कि हमने पनामा कैनाल पनामा को वापस दी थी, चाइना को नहीं दी थी। और ग्रीनलैंड के हवाले से भी देखा जाए, वहां पे जब आइस मेल्ट कर रही है, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अपनी तकारीर में कई दफा कहा है कि वहां पे रशियन और चाइनीज शिप्स हैं, उनको देखने के लिए दूरबीन की जरूरत। मैं एक और साजिद तारड़ साहब आपसे ही पूछना चाहूंगा कि क्या हमारे यहाँ क्लेम, आप पहले भी आपका मौक़िफ़ आ चुका है कि जी डीप स्टेट से बात हो रही है उनकी भी, या और इधर हमारी जो पॉलिटिकल यहाँ पे एक डिवाइड है। डू यू थिंक कि ये इट इज़ ओबामा पाकिस्तान की सियासत पे किस तरह असरअंदाज होंगे जो यहाँ ऑन गोइंग चल रहा है खेल? देखिए, इस वक्त भी आपकी स्टेट के रिलेशनशिप अमेरिका के साथ बिल्कुल ठीक है। मैं उसके 2 मिसालें देना चाहूंगा। एक इशारा तो अगले दिन वर्ल्ड बैंक की तरफ से आया है जिन्होंने $20 बिलियन की कमिटमेंट दी है। दूसरा इशारा मैं ये दूंगा कि आपकी स्टेट के रिलेशनशिप सऊदी अरेबिया और मोहम्मद बिन सलमान के साथ इस वक्त एक्सीलेंट है। यूएई जो कि एक बहुत बड़ा पार्टनर है अमेरिका का, उनके साथ आपके रिलेशनशिप ठीक हैं। और तीसरा मैं बात बताना चाहूंगा कि हमारे आर्मी चीफ साहब का दौरा अमेरिका का, इट वाज वेरी सक्सेसफुल दौरा। तो इस सर्कमस्टांसेस में मैं नहीं समझता कि डोनाल्ड ट्रंप साहब इस चीज की जरूरत समझे कि वो एक इंडिपेंडेंट स्टेट के अंदर, एक सॉवरेन स्टेट के अंदर आके उनके जुडिशियल मामलात के अंदर वो उनको पोक करें। हालांकि और इसके बावजूद कि उनके टेबल के ऊपर एक बहुत बड़ा मैंडेट है, टाइम कम है, मुकाबला सख्त है। 12 साल का सोशलिस्ट एजेंडा उन्होंने 2 साल में सफाई करनी है। तो मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान के अंदर किसी किस्म का शेकअप होगा। अच्छा, एक और सवाल, क्योंकि फिर मैं चलता हूं ब्रिगेडियर साहब की तरफ। वहां पे ब्रिगेडियर साहब, मेरा सवाल ये है कि जो इब्राहिम अकॉर्ड है वो ट्रंप कहते हैं कि दोबारा जो है वो उसकी तरफ जो वो जाएंगे, और ये कहते हैं कि जब वो रियाज जाएंगे तो उससे पहले ये साइन हो चुका होगा। आप क्या समझते हैं कि इस वक्त इस सूरत हाल में जब गजा तबाह है, लेबनान पर भी हमले हो चुके,
तो इस टाइम पे अरब जो है वो दोबारा इब्राहिम अकॉर्ड पर साइन करेंगे? नहीं, मुझे नहीं लगता है। देखें, क्योंकि सऊदी अरब ने ये बड़ा वाज़ेह किया था और उन्होंने कहा था, अब जो रिसेंट स्टेटमेंट आई थी जब गजा की सूरत डेवलप हुई, उन्होंने वाज़ेह किया था कि जब तक टू स्टेट सोल्यूशन की बात नहीं होती हम किसी अकॉर्ड पे नहीं जाएंगे। तो मेरा ख्याल में मुमकिन नहीं है। जब तक हो सकता है, देखें कि प्रेसिडेंट ट्रम्प ने ये कहा कि मैं एक पीस मेकर हूँ और मैं यूनिफाई करने वाला आदमी हूँ, तो हो सकता है जिस तरीके से उन्होंने अभी ये सीज फायर को इंश्योर किया और उनका स्टीव विटकॉफ वहां पे गए जाके, उन्होंने मतलब क्रेडिट उनको जाना चाहिए। तो मेरा ख्याल में प्रेसिडेंट ट्रम्प एक ऐसी पोजीशन में है कि वहां पे टू स्टेट सोल्यूशन पे जाएगा। अगर टू स्टेट सोल्यूशन की बात होती है तो देखिए अरब ममालिक इस पे फिर इसके बाद बहुत सारे उसको रिकग्नाइज करेंगे और बाकी मुस्लिम उम्मा में भी बहस होगी। तो मेरा ख्याल में मुझे नहीं लगता कि नियर फ्यूचर में कोई सऊदी अरब ऐसा करने जाएगा। हो सकता है सऊदी अरब को यकीनन एक कोशिश इनकी होगी, लेकिन ऐसा नहीं सऊदीज करेंगे। अच्छा तारड़ साहब, एक सवाल और आपसे कि वहाँ पे जो इंडियन यानी वजीर खारजा थे वो तो फ्रंट रो में बैठे थे, हम कहीं नज़र नहीं आए। क्या आप व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? काजी साहब, मैं कल बड़ा शर्मिंदा था बहसीत एक पाकिस्तानी अमेरिकन के कल उस डोम के अंदर मैंने देखा है कि भारत का इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस ना सिर्फ डॉक्टर जयशंकर, विवेक रामास्वामी, काश पटेल, वाइस प्रेसिडेंट की वाइफ उषा, उसके बाद जितने टेक के जितने बिलियनर थे सारे पीछे बैठे थे, सुंदर पिचाई और दूसरे सारे, उनमें सारे भारतीय निजात। और मैं जब शाम को मैं बैठा तो उसमें सबसे पहले एक चीज नजर आई, हमारा डायस्पोरा और उनकी तालीमी सलाहियत, एजुकेशन, और फिर उनका लोकल सियासत के अंदर इंटरेस्ट ना लेना। और मुझे अमेरिका के अंदर अपने डायस्पोरा जो है उसका कोई फ्यूचर नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि वो एक पाकिस्तानी सियासी पार्टी, मजहबी पार्टी के साथ अटैच है, एक शख्सी प्रस्तश के पीछे पड़ चुके हैं। लेकिन तारड़ साहब माफी चाहता हूं, इंटरजेक्शन करूं, यहाँ से मोहसिन नकवी लेकिन तारड़ साहब यहाँ से बिलावल भुट्टो जरदारी भी और मोहसिन नकवी साहब भी गए थे, वो कहाँ गए? वो वहां नजर नहीं आए। एक मोहसिन नकवी साहब की एक इस वक्त वीडियो सर्कल कर रही है जो कि वो मेरे ख्याल में किसी बाल को रात को उन्होंने अटेंड किया है, लेकिन उस डोम के अंदर कोई भी सिंगल पाकिस्तानी मौजूद नहीं था, अफसोस के साथ। ब्रिगेडियर साहब, आप क्या समझते हैं कि हमारी सियासत जो है वो कमज़ोर है, हमारी डिप्लोमेसी कमज़ोर है? हाउ यू रिएक्ट टू दिस? नहीं, मेरा ख्याल में देखें कि अभी आप देखें कि उन्होंने प्रेसिडेंट मोदी को तो नहीं, प्राइम मिनिस्टर मोदी को तो नहीं बुलाया। अगर वो इतने करीब थे, अगर वो जिस तरह वो दावा कर रहे हैं कि ये बड़े करीब थे इंडियंस, तो उनको नहीं बुलाया। तो क्वाड के जो देखें फॉरेन मिनिस्टर्स को बुलाया, उन्होंने तो इनवाइट किया था प्रेसिडेंट शी को, चाइनीज प्रेसिडेंट को, उसकी इंपॉर्टेंस थी। और इसी तरह उन्होंने ब्राजील के फॉर्मर जो प्रेसिडेंट थे उनको इनवाइट किया था, और इस तरह हंगरी के जो प्राइम मिनिस्टर थे उनको इनवाइट किया। तो ये गिने चुने लोग थे, बाकी तो कोई वर्ल्ड लीडर नहीं था वहां पे, बाकी रिप्रेजेंटेटिव थे, तो उनकी कोई वेटेज इस तरह नहीं है। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान का इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फॉर्मली मेरे ख्याल में तारड़ साहब भी एग्री कि पहले तो वहां पे एम्बेसडर ही जाके अटेंड करते थे, और अनलेस कि आपको प्रेसिडेंट शी की तरह वो खुद ने अपने वाइस उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को भेज दिया, तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। पाकिस्तान को अपना नेशनल इंटरेस्ट देखना है, हमारा इंटरेस्ट में अमेरिका के साथ भी है, चाइना के साथ भी है। हमने एक बैलेंस फॉरेन पॉलिसी रखनी है और दोनों ममालिक के साथ। और पाकिस्तान ने बहुत पहले वाज़ेह किया, वी आर नॉट इन एनी कैंप, हमने किसी कैंप में नहीं है, लेकिन इंटरेस्ट दोनों से। अमेरिका में हमारा देखें लार्जेस्ट हमारे एक्सपोर्ट अमेरिका में जाती है, चाहे वो IT है, टेक्सटाइल है, वो हमारे इंटरेस्ट है। पीपल टू पीपल कांटेक्ट है, एजुकेशन है, कल्चर एक्सचेंजेस होती हैं। और फिर हमारा देखें ना कि अमेरिका के साथ ताल्लुक। ट्रंप ने कल ब्रिक्स के बारे में भी बात की और उन्होंने कहा कि 100% टैरिफ जो है वो बढ़ा दिया जाएगा और उन पर भारी टैक्स जो है वो लगाए जाएंगे। ब्रिक्स जो है उसका एक अहम रुकन है भारत। क्या भारत आप देख रहे हैं कि ब्रिक्स का हिस्सा रहेगा इस हवाले से, या अमेरिकन कैंप में जाना पसंद करेगा? देखिए अभी भारत तो वैसे देखें उन्होंने अभी अपनी जो अभी इसकी फॉरेन पॉलिसी देखे तो बड़ा बैलेंस रखा हुआ, रशिया के साथ उनके ताल्लुकात रखे हुए हैं, अमेरिका के साथ भी हैं। लेकिन एक थ्रेट अभी अमेरिका ने दिया है सबके, दिस इंक्लूड इंडिया आल्सो, कि अगर कोई चीजें ऐसी होती जो अमेरिकन मफादात के अगेंस्ट कोई बनता है, जो कैसी पॉलिसीज होती हैं
तो दैट्स व्हाई उन्होंने कहा हम टैरिफ बढ़ाएंगे और दूसरे इकदाम हम कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल में इंडिया में अभी भी कंसर्न लोग शो कर रहे हैं जिस तरीके से ट्रम्प ने अनाउंसमेंट्स की हैं। तो इसमें अच्छा भाई साहब, मैं एक चाहूँगा कि एक तो ये 1600 लोगों को उन्होंने जिनका कैपिटल हिल पे हवाले से इल्ज़ामात थे उनका, और फिर अफ़गानियों के वीज़े और तारकीन वतन भी परेशान है, यानी जो शायद उस लीगल जो भी वो एक मेजर बनाते हैं या स्टैंडर्ड बनाते हैं, इस हवाले से आपके पास क्या इनपुट है? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कोई सरप्राइज नहीं दिया, ये उनकी कैंपेन का हिस्सा था, कैंपेन का वादा था। उन्होंने अपनी हर पॉलिटिकल रैली के अंदर इन चीजों का इजहार किया था कि मैं अगर लोगों को पार्डन करूंगा। तो दर हकीकत देखा जाए तो ये उनके मैंडेट का हिस्सा है। लोगों ने इस चीज को देखते हुए इसके बावजूद उन्होंने उनको वोट दिए हैं। और वर्सेस दूसरी तरफ देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने तो अपने सपोर्टर्स को जो है वो पार्डन किया है। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने अपनी फैमिली और उनकी करप्शन को उनको उसकी अकाउंटेबिलिटी से बचाने के लिए जो 15 मिनट पहले जाने से 15 मिनट पहले जो पार्डन किए हैं उसकी नजीर नहीं मिलती। और दूसरा मैं समझता हूं कि अगर देखा जाए तो तारकीने वक्त जो इस वक्त इलीगल इमिग्रेंट हैं, दे आर पार्ट ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है। 35,000 से ज्यादा चाइनीज आ चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अपनी तकरीर के अंदर वेनेजुएला के गैंग्स के बारे में बात किया, फिर उन्होंने कांगो के गैंग्स के बारे में बात किया, लेकिन रेली और जो बच्चियां जिनको उन्होंने मर्डर करके इनको रेप करके मर्डर किया है, अपनी स्पीचेस के अंदर उनका नाम लेते रहे। दिस इज द नंबर 1 प्रायोरिटी ऑफ डोनाल्ड ट्रम्प्स मैंडेट। और मेरे ख्याल में साजिद तारिक साहब, आपके कीमत का बहुत शुक्रिया। जनाब ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। नाज़रीन, बात करेंगे अब थोड़ी मईशत के हवाले से भी बात करेंगे और हमारे साथ डॉक्टर खाकान नजीब होंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। नाज़रीन, आज बात करेंगे एक अनप्रेसिडेंटेड हमने एक वाक़या देखा कि सुप्रीम कोर्ट के मंसूर अली शाह साहब ने एक नोटिस तौहीन अदालत का सर्व किया। जो डिप्टी रजिस्ट्रार हैं, ये ऐसा पता नहीं पहले हुआ या नहीं हुआ। मेरे साथ मौजूद हैं मुमताज़ कोर्ट रिपोर्टर जनाब साकिब बशीर साहब और उनके साथ हैं जनाब इमरान वसीम साहब। उनसे ये पूछते हैं कि इज़ इट अनप्रेसिडेंटेड और वह है क्या, हुआ क्या है। जनाब साकिब बशीर साहब, बहुत शुक्रिया। पहले आपसे शुरू करता हूँ, आपके वक्त के लिए। हुजूर, ये क्या हुआ? पहले तो ये सादा ज़बान में हमें समझाएं, क्योंकि कोर्ट रिपोर्टिंग इज़ अ वेरी कम्प्लेक्स थिंग और इसको आम आदमी हम कम समझ पाते हैं कि व्हाट इज़ दिस स्टोरी ऑल अबाउट। और सेकेंडली, ये पहले भी हुआ है कभी कि जो रजिस्ट्रार को ये नोटिस मिल जाए? जनाब साकिब बशीर साहब। जी बहुत शुक्रिया काजी साहब। एक तो ये इस किस्म की सिचुएशन जो है वो बनती रहती है, लेकिन गैर मामूली इसलिए है क्योंकि 26वीं आईनी तरमीम के बाद ये मामला जो है वो सामने आया है। और एक कस्टम एक्ट का केस था सुप्रीम कोर्ट के सामने, तो उसमें एक आईनी तशरीह का मामला आया। तो उसमें जो बेंच था उसने करार दिया कि क्या ये केस जो है वो इख्तियार, क्योंकि 191A के तहत इख्तियार रेगुलर बेंच के पास नहीं है, वो आईनी बेंच ने ही मामला देखना होता है। तो उन्होंने कहा कि क्या हम इस नुक्ते को देख सकते हैं कि क्या हमसे इख्तियार वापस लिया जा सकता है या नहीं लिया जा सकता। तो उसके बाद उन्होंने उस पर मुआवनत तलब की। उसके बाद जो है वो बेंच जो शुरू में जो चल रहा था, जैसे शकील अब्बासी भी थे, लेकिन जो पिछले दरमियान में 2-3 दिन जो है वो इरफान सादात उसमें थे। फिर उस बेंच में जो है वो तब्दीली हुई, जैसे शकील अब्बासी आ गए। उसके बाद उस बेंच में तब्दीली क्यों हुई, उस पर यह कहा गया कि कल के लिए, मतलब जो पिछला अपील के दिन गुजरा है, कि रजिस्ट्रार ऑफिस को कहा गया था कि वो पुराना बेंच जिसके सामने ये केस लगा हुआ था, ये कानूनी नुक्ता हमने देखना था, उस बेंच के सामने केस लगाया जाए। तो कल भी और आज भी उन्होंने नहीं लगाया। तो कंटेम्प्ट की जो कार्रवाई है कल शुरू की गई। एडिशनल रजिस्ट्रार जो सुप्रीम कोर्ट के हैं उनको आज हटा भी दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट की अभी प्रेस रिलीज आई है, उस प्रेस रिलीज के लिए हटा दिया गया है, लेकिन मामला काफी गंभीर होता हुआ नजर आ रहा है। उसमें
एक चीज पॉइंट ये है कि रेगुलर बेंचेस। इमरान वसीम साहब, मैं आपकी तरफ आता हूं, क्या ये मामला सादा है कि बेंचेस में इख्तियारात का मसला जो बना है वो एक सादा मामला है, या ये एक बड़े तनाज़े की सूरत हाल जो है वो इख्तियार कर सकता है? क्योंकि प्रोसीजरल गलती थी, आज रजिस्ट्रार को तो हटा दिया गया, एडिशनल रजिस्ट्रार को, लेकिन 3 दिन की जो समात है वो ये नज़र आ रही है कि उसमें अदालती मावन तक जो हैं वो जो है मुकर्रर कर दिए गए। क्या ये मामला सादा है या कोई बड़े तनाज़े की नवीद है? देखें अपना मियाँ शाहिद साहब, आपके एक सवाल में बहुत सारे सवालात हैं जिनके जवाब जो है वो आने चाहिए। सबसे पहले मामला इंतहाई सादा था, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को भी मालूम है, और ये उनके सामने पहली मरतबा इस सुनियत का मुकदमा नहीं लगा था जिसमें लीगल इंटरप्रिटेशन का इशू था, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन का इशू था। कई मुकदमात जस्टिस मंसूर अली शाह साहब यही आइन के आर्टिकल 191 के तहत क्या रेगुलर बेंचेस का सुनने का अख्तियार है, रेगुलर बेंचेस को ये मुकदमा सुनने से रोका जा सकता है, रुकावट मौजूद है। मंसूर अली शाह साहब ने कई मुकदमात खुद अपने ऑर्डर से कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को भिजवाए हैं। तो सवाल यह है कि जब माजी में कुछ अरसा पहले मंसूर अली शाह साहब खुद ऑर्डर करते रहे और केसेस को कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को भिजवाते रहे, अब क्या ज़रूरत थी कि दोबारा से उसी नोयत का मुकदमा उसका जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने जायज़ा लेना शुरू कर दिया, यानी 26वीं आईनी तरमीम का जायज़ा लेना शुरू कर दिया गया। अब कहा तो गया कि 26वीं आईनी तरमीम का मुकदमा नहीं, लेकिन आइन का आर्टिकल 191 जो है, 191A जो है, ये 26वीं तरमीम के ज़रिए ही कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में शामिल किया गया है। अब बज़ाहिर तो जान की अमान पाते हुए ये एक जुडिशल एडवेंचर नज़र आ रहा था, लेकिन आज जो डेवलपमेंट हुई है, जो रजिस्ट्रार को उनके ओहदे से हटा दिया गया है, ओएसटी बना दिया गया है, उसके बाद तो कल की जो प्रोसीडिंग है तौहीन अदालत की, उसका कोई जवाब नहीं बनता, क्योंकि जिस ओहदेदार को शोकास नोटिस जारी किया गया था उसको ओहदे से हटा दिया गया, वो अपने मनसब पे नहीं रहा। तो उसके बाद फिर सवाल ये पैदा होता है कि क्या इस अदालती कार्रवाई को मामन जो है मुनीर मलिक और हामिद खान जैसे बड़े जय्यद वकला जो हैं वो मुकर्रर कर दिए गए हैं, और दूसरी जानिब सलाहुद्दीन एडवोकेट कहते हैं कि ये मामला फुल कोर्ट को भिजवाया जा सकता है। यहाँ तक मामला पहुँच चुके हैं और आप कह रहे हैं कि मामला तकरीबन ख़त्म हो गया। ये तो एक छोटी सी मैंने आपको डेवलपमेंट बताई कि ये डेवलपमेंट के बाद अब ये केस आगे नहीं चलना चाहिए, लेकिन अगर ये आगे चलाते हैं, रुकिएगा इमरान वसीम साहब, यहाँ रुकिएगा। क्या आप एक एज अ जर्नलिस्ट समझते हैं कि जो एडिशनल वाज दैट एन ऑनेस्ट मिस्टेक या वाज देयर अ मेथड इन दैट मैडनेस? मैं बड़ा आपसे मलफूफ सवाल कर रहा हूँ मगर डायरेक्ट है कि ये जो उधर से उठा के उधर किया गया, इट वाज अ प्योरली लीगल ऑनेस्ट मिस्टेक कि जी पहले हमने गलत लगा दिया था, अब ठीक लगा रहे हैं। बिल्कुल काजी साहब, ये लीगल आप इसको कह सकते हैं कि गलती थी, और इस गलती के नतीजे में आज एडिशनल रजिस्ट्रार को ओहदे से फारिग किया गया है। और जैसे अभी मियाँ शाहिद साहब ने सवाल पूछा कि ये तो इसमें अदालती मावन मुकर्रर कर दिए गए हैं। अब अदालती मावन जिस तरीके से अपॉइंट हुए हैं, आज की कार्रवाई में तो किसी वकील को नहीं बुलाया गया था, सिर्फ एडिशनल रजिस्ट्रार को ही नोटिस किया गया था। मैं जिस नुक्ते पर आ रहा हूं आपको बुलाया गया था, टाइम दीजिएगा, मैं इस पर साकिब साहब आई विल इंसिस्ट ऑन दिस। लीगल पॉइंट तो वकील लड़ते रहेंगे, बात करते रहेंगे। वाज देयर मेथड इन दैट मैडनेस, जो शेक्सपियरियन लैंग्वेज में कहूं कि भाई इनके सामने ना लगे, भाई वो लग जाता, वही फैसला कर देते, तो क्या इशू था? वाई कि एक मिस्टेक हो गई, अब इसको हम करेक्ट कर रहे हैं। ये इज इट अ सिंपल इशू? जिस तरह इशू था मियां साहब जिस तरह कह रहे हैं, बड़ा सादा इशू है। ये बड़ा सादा सा जवाब है, बड़ा सादा सा जवाब है कि ये सिंपल इशू बिल्कुल भी नहीं है। ये जस्टिस मंसूर अली शाह के बेंच के सामने केस लगने से रोकने, और ये खदशा था कि कहीं वहां से कोई ऐसा जुडिशियल ऑर्डर ना हो जाए, उसको रोकने के लिए ये सारा कुछ किया गया है। और मेरा ये ख्याल है कि 17 जनवरी को आप ज़हन में रखें कि 2 कमेटीज बैठी हैं, एक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की जो रेगुलर बेंचेस की कमेटी है, और दूसरी जो आईनी बेंचेस की कमेटी है। मतलब अंदाजा लगाएं कि एक ही दिन में 2 कमेटियों को बैठना पड़ा एक केस को आगे पीछे करने के लिए, तो ये सादा बिल्कुल भी नहीं है। और फिर जो रजिस्ट्रार ने सुबह जब वर्बली सुप्रीम कोर्ट के सामने कहा कि ये एक गलती की वजह से जो है वो आईनी बेंच का केस था और यहाँ पे लग गया, और उसके बाद उन्होंने कहा कि मैंने नोट पुट किया था, तो जस्टिस मंसूर अली शाह ने जब नोट पढ़ा तो उन्होंने कहा कि आप नोट में तो डिफरेंट चीज बयान कर रहे हैं कि 16 जनवरी को एक जुडिशियल ऑर्डर हो गया है, और उस ऑर्डर को
देखने के बाद जो है वो आपने कहा कि इस मामले को देखें क्योंकि एनी बेंच का मामला है, तो वहां लैब या गलती का तो बात जो है वो नहीं कर रहे, तो इसलिए ये चीज बिल्कुल भी सादा नहीं है। साकिब साहब, मैं यही मामला आपकी तरफ दोबारा लेके जाता हूं, क्या ये अगर सादा नहीं है तो इसका अंजाम कल जो है वो, अगर कल इसकी समाअत होती है तो ये खत्म हो जाएगा, आज एडिशनल रजिस्ट्रार को हटा दिया गया, या ये फुल कोर्ट तक जाता हुआ नजर आ रहा है आपको? नहीं, जरूरत नहीं थी। मेरा ख्याल है कि ये जो प्रेस रिलीजों के जरिए आप जुडिशियल ऑर्डर्स को आप देखें कि जो प्रेस रिलीज में देख रहा था उसमें जुडिशियल ऑर्डर है, वहां पे रजिस्ट्रार ने जाके तौहीन अदालत का बताना है कि ये थी नहीं थी, जवाब वहां पे देना है। तो ये प्रेस रिलीज चीफ जस्टिस काजी फाइसा साहब या अफरीदी साहब ने जारी करवाई है, तो उसमें उन्होंने कंटेम्प्ट का वो जवाब भी दिया है कि रजिस्ट्रार ने ये जवाब दिया और ये जवाब दिया। तो मेरा नहीं ख्याल के, और फिर जो कमेटी के जरिए अगर आप इस तरह के काम करना शुरू कर देंगे, ठीक है, मान लिया जो इमरान वसीम साहब बात कर रहे हैं कि बेंच का मामला था और उसी में जाना, तो आगे चलकर मेरा ख्याल में वो मामला उधर ही जाना है। लेकिन ये तो नहीं हो सकता कि एक इंतजामी साइड की कमेटी बैठकर जुडिशियल साइड के जो ऑर्डर्स हैं उनको जो है वो खत्म करना शुरू कर दे, उनको तब्दील करना शुरू कर दे। मैं इमरान वसीम साहब का टेक लेना चाहता हूं, मैं इमरान वसीम साहब का टेक लेना चाहता हूं। इमरान वसीम साहब, इमरान साहब, मैं आपसे देखे ना, मैं लीगल बात, मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, मैं आपके सवाल पे खुद ही आ जाता हूं। देखें, ये जो जजेस बेंच में बैठे होते हैं, चाहे हाई कोर्ट में बैठे हों, चाहे सुप्रीम कोर्ट में बैठे हों, चाहे लोअर जुडिशरी में बैठे हों, ये जजेस अपनी मन मर्जी से जुडिशियल ऑर्डर नहीं कर सकते। इन जजेस ने आइन और कानून के मुताबिक ऑर्डर जारी करना है। आई कंसीड दैट, बट माय क्वेश्चन इज डिफरेंट, माय क्वेश्चन इज डिफरेंट। मेरा सवाल ये, आप एक साफी हैं, आप बहुत रिपोर्टिंग और भी शोबों में करते रहे हैं, क्या ये मुनासिब है कि जो पॉलिटिकल डिवाइड है इशराफिया के दरमियान, उसके मज़ाहिर हमें अदलिया जैसे इदारों में भी नजर आए? यहाँ पे क्या कहा गया, ये जी बेंच फिक्सिंग हो रही है, मेरी मर्जी का जज लगेगा, साडा बंदा थेरी, हम तो ये रो पीट रहे हैं, हम तो इस मुल्क के बासी हैं। डू यू थिंक इट इज़ नॉट वेरी अनफॉर्चुनेट कि जो रूलिंग इशराफिया है उसकी लड़ाइयाँ जो हैं हमारे इदारों तक पहुँच गई हैं? देखें काजी साहब, ये जो ये अपने मंसूर शाह साहब के बेंच में हुआ ना, इस बेंच में जो कुछ भी हुआ, जो प्रोसीडिंग, जो रिमार्क्स, जो ऑर्डर जारी किए गए, उसको लेके सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान में भी तशवीश पाई जाती है। ऐसे जज साहबान हैं सुप्रीम कोर्ट में जो शायद 26वीं आईनी तरमीम से नाला हों, वो 26वीं आईनी तरमीम को पसंद ना करते हों। जब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का फोरम मौजूद है तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में ही इस मामले का मंतकी अंजाम होना है। अब जो बात हम कर रहे थे कि जज साहबान ने जो ऑर्डर जारी करने होते हैं, आइन और कानून के ताबे जारी करने होते हैं, जज साहबान मर्जी से ऑर्डर नहीं जारी कर सकते। अब जो बेंच की फिक्सेशन का मामला है, बेंच को कॉन्स्टिट्यूट करने का मामला है, कानून के तहत, ये तो आपने दुरुस्त कहा। तो यहाँ पे फैमिली स्पेसिफिक कानून साजी भी तो नहीं होनी चाहिए ना यार, यानी ये भी तो आप देखें ना कि जब आप जो है जो कानून साजी है इस मुल्क के अवाम के मफाद में करने की बजाय जिसके वोट और टैक्सों से आप आते हैं, तो वो भी तो गलत है। जब बुनियाद गलत होगी, दीवार टेढ़ी होगी, तो ऊपर छत सीधी कैसे पड़ेगी? आप ये देखेंगे कि जिस बुनियादों के ऊपर दीवार टेढ़ी खड़ी की गई है, वो बुनियादें गलत किसने रखी, ये भी तो देखे जाए ना। छोड़ें, मैं इसमें अगर आज ये बात हो रही है, मगर आपने मान लिया कि बुनियादें टेढ़ी हैं। जी नहीं, मैं पूरी दलील सुने ना, उस पर पूरी दलील सुने काजी साहब। बात यह है कि अगर पिछले 10 साल में मेरा एक सवाल है काजी साहब, मैं साकिब साहब से सवाल करना चाहता हूं सर कि कल एक डेवलपमेंट हुई है, एक आज डेवलपमेंट हुई है। आज जो डेवलपमेंट हुई उसमें कहा गया कि जो हुकूमत के खिलाफ फैसला आ रहा होता है उस पर जो है उसका बेंच तब्दील कर दिया जाता है। कल एक फैसला आया, तहरीरी फैसला, जिसमें ये कहा गया कि जुडिशल जो जज है, यानी सिविल जज, वो वज़ीर आज़म की जानिब से मुबैना तौर पर जो बोगस हल्फनामा दिया गया आदिल बाज़ई के मामले में, और उस मामले में फौरी तौर पर फैसला करे। क्या आपको नज़र आता है कि इस मामले में अदलिया जो है वो डिवाइड नज़र आ रही है, या आगे जाकर जो है मामला और बढ़ने वाला है, किसी और तरफ जाने वाला है? अगर वहाँ से कोई आर्डर ऐसा पास हो जाता है तो फिर वज़ीर आज़म भी उस कटहरे में आ सकते हैं। अच्छा, मैं इस पे बात करता हूँ। वो जो इमरान वसीम साहब बात कर रहे हैं वो ऐसा, मैं इसलिए सादा ये कह रहा हूँ कि सादा मामला नहीं है। 26वीं आईनी तरमीम 21 अक्टूबर को जो है वो आई है। 21 अक्टूबर से लेकर आज तक आईनी बेंच जो है वो उसको लेकर बैठा हुआ है। दर्जन भर दरखास्तें आई, इतने इश्यूज आए। ये जो मामला अभी जो हमारे सामने जस्टिस मंसूर अली शाह के बेंच के सामने है, इसके अलावा पूरे मुल्क में हाई कोर्ट्स में जजेस लगने हैं और बहुत सारे मामला ऐसे हो रहे हैं 26वीं तरमीम के बाद। तो उसके खिलाफ जब दरखास्तें आई हुई हैं तो वो क्यों नहीं लगा रहे थे?
अब जो 27 जनवरी को दरखास्तें लगी हैं, मैं अब जो मेरा असेसमेंट है वो यही है कि इस प्रेशर में इन्होंने लगाई है कि अब ये चीज खुल गई है तो हम इसको करने के लिए जो है 27 जनवरी को उन्होंने 26वीं तरमीम के खिलाफ दरखास्तें जो है लगा दी हैं। बिल्कुल एक अच्छी डेवलपमेंट है। सुप्रीम कोर्ट का आर्मी बेंच जो है वो आगे चलकर फुल कोर्ट को रेफर करे, ये मामला फुल कोर्ट को ये 26वीं तरमीम के खिलाफ दरखास्तें देखनी चाहिए। जो आपने आदिल बजई केस की बात की, मेरे ख्याल में उसमें साकिब साहब वज़ीर आज़म पर जो तलवार का लटका दी गई है उस बारे में क्या कहेंगे? मैं वही बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ, वो मेरा नहीं ख्याल कि बहुत आगे तक चीजें जाएंगी। वो कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि वो करें, वो सिविल कोर्ट से आगे फिर सेशन कोर्ट से फिर हाई कोर्ट फिर सुप्रीम कोर्ट, वो एक पूरी चेन चलेगी ना। मतलब अगर सिविल कोर्ट से ये मामला आता भी है, मेरा नहीं ख्याल कि सिविल कोर्ट से वसीम साहब से टेक लेना है। जी वसीम साहब, आप अपना कुछ सारे ला रहे थे, मैं कहता हूँ आप बात कर लें। मैं सर इतना कहना चाहूँगा कि जो 26वीं आईनी तरमीम है उसमें यह भी कहा गया था कि जो केसेस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में समाअत के लिए मुकर्रर होंगे वो फर्स्ट कम की बुनियाद पर मुकर्रर किए जाएंगे। तो जब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बना था उसने 1993 के पुराने मुकदमात को पहले लगाने के अहकाम जारी किए थे। और ये जो 26वीं आईनी तरमीम का अब जो क्रेडिट लिया जा रहा है कि शायद इस केस के प्रेशर में 26वीं आईनी तरमीम वाला मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर किया गया है, ये विंटर वेकेशन से पहले, विंटर वेकेशन में जाने से पहले कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने ओपन कोर्ट में कहा था कि मिलिट्री कोर्ट का केस जनवरी के पहले दूसरे हफ्ते में डिसाइड करने के बाद हम 26वीं तरमीम वाला जो केस है जनवरी के तीसरे हफ्ते में लगाना चाह रहे हैं। वुकला से दरखास्त की थी कि अपने आर्गूमेंट को जल्द मुकम्मल करें। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच पहले कह चुका है कि हम जनवरी में इस केस को लगाने जा रहे हैं। ये लग रहा था कि जो जुडिशल तकसीम है, जो जजों के अंदर तकसीम है वो ख़त्म हो चुकी है और एक पेज पर जो है जुडिशरी आ चुकी है, लेकिन अब फिर दोबारा ग्रुपिंग और जो तकसीम है इसका तासर नज़र आ रहा है। आप क्या देख रहे हैं कि आने वाले दिनों में ये कम होगा, ख़त्म होगा या बढ़ेगा? देखें मियां शाहिद साहब, ये जो केसेस की समाअत 1-2 दिन में हुई है, इससे पीछे अगर चले जाएं तो ये कोशिशें हो रही थी कि हारमनी पैदा की जाए, इकट्ठे सबको लेके चला जाए। चीफ जस्टिस याही अफरीदी का स्टेटमेंट आया था कि वो दिन चले गए जब जजेस ने एक दूसरे के खिलाफ पोजीशन ली हुई थी। लेकिन ज़ाहिर सी बात है कि शायद किसी ना किसी जगह पे कोई ऐसा ग्रीवेंस मौजूद है कि 26वीं आईनी तरमीम के नतीजे में जो मुझे मिलना था वो किसी दूसरे को क्यों मिल गया। वो जो ग्रीवेंस है और आज की इन समाअत के बाद, गुज़िश्ता रोज़ की समाअत के बाद अब तो नजर आ रहा है। लेकिन वसीम साहब, हम तो कहते हैं कानून के तहत ही सब चीज़ें हों। 26वीं तरमीम तारीख की जितनी शफाफ तरीन तरीके से हुई थी वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, मुझे भी 40 साल सहाफ़त करते हो गए, मगर फिर भी हम चाहते हैं सारे एक पेज पर बैठे और अवाम के मफाद के लिए बैठें। अपने बड़े बड़े मालियाती मफाद का जो है वो तहफ़्फ़ुज़ करते करते अब जिस किनारे पर हम आज पहुँचे हैं उसके आगे तो सिर्फ खाई है। अल्लाह हमें से बचाएगा। बहुत शुक्रिया साकिब बशीर साहब आपका, बहुत शुक्रिया इमरान वसीम साहब। हमने इस बात को समझने की, अवाम के नुक्ता नज़र से कोशिश की और दुआ और यही उम्मीद कि चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी। एक ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, बहुत अहम इशूज़ हैं, इसके अलावा भी मैशत पे बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। हमें डॉक्टर खाकान नजीब किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है, मुमताज़ में शिद्दान, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमें वक्त दिया। 2 हवालों से बात करेंगे हम आपसे। मैं पहले आपसे बात करता हूँ, इस जो ट्रंप साहब ने कहा है कि हाई टैरिफ, आपको याद है कि अब आंजानी मार्क्स ने कहा था इंटरनेशनल स्टेट होगी, तो उन्होंने कहा ये तो यूटोपिया है, फिर खुद ग्लोबलाइजेशन कर दी। अब क्या ये रोल बैक करेंगे और अब नई इस्तिलाह आ गई है, स्लोबलाइजेशन होगी आफ्टर द टैरिफ वॉल जब ऊपर जाएगी। व्हाट काइंड ऑफ इकोनॉमिक आर्किटेक्चर इज गोइंग टू टेक प्लेस डॉक्टर साहब? देखिए, एक तो बात यह है कि अभी तो उन्होंने ये बात कही है, इसको इफेक्टिवली वो आगे कैसे लेकर चलेंगे और वो टैरिफ्स क्या सारे ममालिक पर होंगे या उन चंद ममालिक पर होंगे जिनसे वो उन समझते हैं कि उनकी जो ट्रेड की डेफिसिट है वो उसको तब्दील करना चाहते हैं या वो उससे रेवेन्यू कमाना चाहते हैं। तो एक तो ये बात है, ये अगर अक्रॉस द बोर्ड सब जगह हो तो ये एक तखमीना है कि 10 से 15% एक टैरिफ की रजीम जो है वो करना चाहते हैं। सो हमें इसके खद्दो खाल जो है आने दीजिए सामने। हमारी तो ज़्यादा एक्सपोर्ट चूँकि बेडवेयर, कॉटन, मेड अप्स, जो हमारी टेक्सटाइल है, अपैरल्स हैं, ये सारा कुछ जाता है, होमवेयर जाती है, सर्जिकल जाता है, लेदर गुड्स जाते हैं। तो क्या इन पे भी इतलाक होता है या सिर्फ हाई टेक पे इतलाक होता है? तो एक तो ये देखना है। दूसरी बात जो आपने की है वो दुरुस्त है, क्योंकि अब कुछ ऐसा है कोविड के बाद भी
और कुछ प्रोसेसेस के विद इन जो कंट्रीज हैं जिस तरह की होनी चाहिए प्रोडक्शन, सो दैट कोई शॉर्टफॉल्स ना आए, सप्लाई चेन डिस्टर्बेंसेस ना आए, और जो महंगे रूट्स हैं उनको कवर करने के लिए ये भी बात की जा रही है। बट आई थिंक दैट्स अ लॉन्ग वे टू गो। ग्लोबल वैल्यू चेन्स अभी भी एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, यानी कि गाड़ी के पार्ट्स कहीं बनते हैं, असेंबल कहीं होती है, बिकती कहीं है। अभी भी ये जो प्रोसेस है ये इन वोग है और मेरा नहीं ख्याल कि बहुत जल्दी डिसमेंटल हो जाएगा। लेकिन डॉक्टर साहब, ट्रंप ने कल जो ऐलान किया है, उन्होंने कहा ब्रिक्स पे मैं 100% टैरिफ जो है वो बढ़ाऊंगा और मैं जो टैक्स है वो भी बढ़ाऊंगा। डॉलर जो कि पहले ही गिरावट का शिकार है, अगर ब्रिक्स पर ऐसा होता है और वो अपनी करेंसी सामने ले आते हैं तो फिर डॉलर का जो एक मिथ है वो तो टूट जाएगी और डॉलर जो है मजीद जो है वो गिरावट का शिकार हो जाएगा। देखिए, जो इस वक्त फ्रेमवर्क है उसमें तो यूरो या डॉलर ये एक मेन करेंसीज हैं, डॉलर ही ट्रेड की मेन करेंसी है। ब्रिक्स में भी जब बात हुई बिफोर दिस तो कई कंट्रीज ने ये कहा कि नहीं, हम करना तो चाहते हैं, हम उस तरफ बढ़ना तो चाहते हैं, बट दिस इज अ लॉन्ग वे टू गो। याद रखिए कि जो यूरो कंट्रीज का यूरो बना था वो एक बहुत ही उस सेटअप में जाकर बना था कि बड़ी प्रोग्रेस कर गई थी चीजें, उनकी सेंट्रल बैंक जिस तरह उनका ओवरऑल बैंक बना, ये सब चीजें बड़ी प्रोग्रेस कर गई थी। आई डोंट थिंक कि ब्रिक्स या कोई और अभी उस तरह तैयार है कि ये तब्दीली कर ली जाए। ये बातें जरूर हैं बट आई थिंक अभी। लेकिन सर एक और ऐलान उन्होंने किया है ट्रंप ने, उन्होंने ये भी कहा है कि हम ड्रिलिंग करेंगे और तेल ढूंढेंगे और तेल इतना सस्ता करेंगे कि $2 फी गैलन जो है वो तेल मिलेगा। अगर अमेरिका में ऐसा हो जाता है तो फिर अमेरिकन मार्केट का असर आलमी सतह पर भी पड़ेगा और फिर तेल की मार्केट आप देख रहे हैं कि सस्ती हो जाएगी, सस्ती होती हुई नजर आ रही है। और दूसरी जानब अगर ऐसा होता है तो फिर डॉलर भी जो है वो सस्ता होता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, एक तो जैसे आपने ये कहा, उनके ये कहने से ही $2-2.5 जो डॉलर पर बैरल कीमत है तेल की वो टूट गई है। मैं अभी देख रहा था जब मार्केट ओपन हुई यूएस की, आपको पता है अभी सुबह हुई है, तो मार्केट जो है वो वीकर आ रही है। क्रूड जो कि $81 पे चला गया था 80 से नीचे आ गया है। सो एक तो ये बात है कि पर यूएस ऑफ कोर्स उनके पास एक जो अगर उनकी आप जाकर स्टॉक पाइल्स देखें तो उनके पास बहुत स्टॉक पाइल है ऑफ यूएस में जो क्रूड है और बाकी मादनियात की भी, तो वो अगर उसको डिग करना चाहते हैं और डिग को पुश करना चाहते हैं, बट आई थिंक वो ऑलरेडी काफी डिग करते हैं। अब इससे ज्यादा वो कितना जाएंगे, अगेन जो प्राइस प्रेशर्स हैं ऑफ कोर्स। अगर लेकिन सर अगर ऐसा हो जाता है तो ये तो $100 लीटर फी पाकिस्तानी रुपए में बनता है, तो फिर मार्केट तो नीचे आएगी, फिर जो तेल है वो तो सस्ता होने की उम्मीद है ना। देखिए, कुछ तो उम्मीद ये है कि इन द नेक्स्ट ईयर जो अभी चल रहा है 2026 तक, अगर हम इसको लेकर चलें या इस साल के अख्ताम तक चलें और अगर ड्रिलिंग बढ़ती है तो जो तेल इस वक्त $80-81 पे था ये $70 के करीब आ सकता है। पाकिस्तान की इकोनॉमी $70 पर बहुत वाइबल हो जाती है। वैसे ही ये बात सबसे इम्पोर्टेंट है, ये मैं इसलिए कहता हूँ कि अभी भी जब तेल नीचे $70-71 पे था तो हम $1 बिलियन अ मंथ इन इंपोर्ट बिल सेव कर रहे थे, $1 बिलियन अ मंथ। सो ये एक बड़ी वाइबल हो जाती है, इन्फ्लेशन कम हो जाती है, मॉनेटरी ईजिंग हो सकती है, उसके सारे इफेक्ट्स आ सकते हैं। लेट्स सी कि ये सारी पॉलिसीज जो ट्रंप कह रहे हैं वो ये बड़ी खुशखबरी है सर। दूसरी खुशखबरी ये है कि वजीर तवानाई कहते हैं कि हम खित्ते में सबसे सस्ती बिजली पैदा करने जा रहे हैं और बिजली इस खित्ते में सबसे ज्यादा सस्ती हो जाएगी। इंडिया बहुत सस्ती बिजली दे रहा है। क्या आप देख रहे हैं कि ऐसी कोई खुशखबरी है वाकईतन, इसमें ये काबिल अमल है वजीर तवानाई का बयान? देखिए, पाकिस्तान में जो बिजली है एक तो उसका तो निज़ाम है, उसकी तंजीमें नौ करने की ज़रूरत है। टैरिफ को रैशनलाइज करने के लिए ₹3.28 डेट सर्विसिंग सरचार्ज है वो कम किया जा सकता है। नुमाया टैक्सेस हैं जिनको कम किया जा सकता है, नुमाया। सो उधर बचत आ सकती है। जो IPP से मुआहदे ठीक हुए हैं उससे ₹1 से लेके ₹3 की बचत आ सकती है। जो हमारा 2015 से आगे के मुआहदे हैं उन पे अगर हम जाकर काम करें वहां पे बचत आ सकती है। सो एक ₹5 से ₹10 की बचत का ये सारा जो प्रोग्राम है ये बनाया जा सकता है। क्या हम सब इसको अमली जामा पहना पाएंगे? क्या हम टैक्सेस उठाकर डायरेक्ट ले जाएंगे? आपको पता है GST हो, एडवांस इनकम टैक्स हो, एक्साइज ड्यूटी हो, PTV का टैक्स हो, इतने बेशुमार टैक्सेस हैं। क्या आप ये सारे काम कर सकते हैं? और फिर क्या बिजली आप
प्रोड्यूस कर सकते हैं, जिसे कहेंगे बहुत ही एफिशिएंटली, ताकि आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इटसेल्फ नीचे रहे। ये सारे वो काम है जो कि बिल्कुल करने चाहिए, इसमें तो कोई दो आरा नहीं हो सकती। पर क्या हम ये सारे काम कर सकते हैं, दैट रिमेन्स टू बी सीन, एंड आई होप कि द अथॉरिटीज आर रियली सीरियस अबाउट डूइंग ऑल दिस, बिकॉज बिजली मैन्युफैक्चरिंग का एक इतना डॉक्टर साहब एक और डेवलपमेंट हुई है। हुकूमत जो है एक जानिब IPPs को बंद भी कर रही है, दूसरी जानिब उनसे नजरसानी भी हो रही है, उनका टैरिफ और उनका जो मुनाफा है वो भी कम हो रहा है। अगली जानब जो है हुकूमत बढ़ रही है कि नए IPPs 25 IPPs जो है वो लगाने जा रही है, जिसमें हुकूमत कहती है कि बड़े सस्ते होंगे 7,490 मेगावाट के। तो आप क्या समझते हैं कि पुराने IPPs अगर बंद कर दिए जाते हैं और हुकूमती जो बिजली की बीमार कंपनियां हैं वो बंद कर दी जाती हैं, ये सस्ते पावर प्लांट लगाए जाते हैं, तो बिजली सस्ती हो सकती है? एक तो याद रखिए कि 43,000 मेगावाट की कैपेसिटी मुल्क में एग्जिस्ट करती है। समर्स में 25-26 हज़ार और विंटर्स में 10,000 मेगावाट की डिमांड आती है। अभी प्रॉब्लम ये है कि वी हैव अ गुड प्रॉब्लम। द गुड प्रॉब्लम इज कि वी हैव द इलेक्ट्रिसिटी इन द कंट्री, कि हम सप्लाई नहीं कर पाते, ये अलहदा बात है, बट बिजली है पर लेने वाले कम हैं, डिमांड कम है। सो आगे जो 10 से 15,000 मेगावाट कॉन्ट्रैक्ट होने जा रहे हैं या होने के लिए जैसे कहेंगे इस वक्त पाइपलाइन में है, उनको तो रीनिगोशिएट करके स्लो डाउन करना पड़ेगा, जब तक कि हमारी बिजली की डिमांड जो है वो उस हद तक नहीं बढ़ जाती कि हम। डॉक्टर साहब, मैं एक, क्योंकि वक्त कम है तो मैं एक सवाल ज़रूर पूछना चाहूँगा। एक और तजवीज़ आई है कि जी ये माहौलियाती आलूदगी से बचने के लिए 10 से 15 साल पुरानी गाड़ियाँ जो हैं, गाड़ियों को देख कभी आपसे बैठ के सेगमेंट करेंगे जो खिलवाड़ हुआ है, जहाँ पे जो हमें ये लिफाफे बेचते हैं इतने दुनिया के सबसे महंगे, जिन्हें हम कारें कहते हैं। बहरहाल ये कोई अच्छी पॉलिसी होगी, क्योंकि लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग हमारे पास यही गाड़ियाँ हैं जो हम असम्बल करके तो अपने फिगर दिखाते हैं। डॉक्टर साहब देखिए, एक तो ये बात है कि दुनिया इस तरफ चली गई है। फॉर एग्जाम्पल काई साहब, मैं पेरिस में भी रहता था, मैं वहाँ काम करता था, तो उन्होंने गाड़ियों की एक क्लासिफिकेशन की हुई है। 1 मोस्ट एफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ एनवायरनमेंट, 2 सेकंड, थर्ड, फोर्थ। जो 3 और 4 है जो गाड़ियां हम चला रहे हैं, हम तो खैर शायद यूरो 5 या पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स भी उस क्वालिटी की नहीं यूज करते, उनको तो वो शहर में ही नहीं आने देते। ये जो आप स्मॉग का प्रॉब्लम देखते हैं, ये जो हमारे इंजन्स हैं, कंबस्टन इंजन्स, और बहुत पुअर क्वालिटी के हैं, दिस इज पार्ट ऑफ इट। ट्रांसपोर्ट प्लेज सच अ बिग रोल। आई एम रियली ग्लैड काजी साहब आपने ये सवाल उठाया है, इसलिए कि अगर 3 और 4 को हम ना आने दें शहर में, तो एक तो ये है कि 80% गाड़ियां ही खत्म हो जाएंगी, तो ये ट्रांसपोर्ट को शिफ्ट करना पड़ेगा पब्लिक पर, और 1 और 2 तो बहुत ही एफिशिएंट है, तो ये आपका स्मॉग का जो प्रॉब्लम है ये काफी कदरे बेहतर हो जाएगा। इस तरफ तो जाना ही पड़ेगा। फ्यूचर तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स। चीन सस्ती गाड़ियां तो ऑफर कर रहा है, सस्ती गाड़ियां तो फिर आने वाली हैं मुल्क में। देखिए, सस्ती गाड़ियों का जहां तक ताल्लुक है, ये पॉलिसी से निकलकर हमें जाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि इतनी बड़ी गलती पहले कर चुके हैं, दोबारा ना कीजिए कि गाड़ी के प्लांट्स लगाते हैं और गाड़ियां बिकती हैं। मुझे चूंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट ये खाकान नजीब साहब, मुझे माफी चाहूंगा, जी बात खत्म कर लें प्लीज। पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज योर ओनली वे फॉरवर्ड। ट्रैम हो, बस हो, इलेक्ट्रिक ट्रेन हो, किसी तरह के भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो, दैट इज योर ओनली वे फॉरवर्ड इन लाइफ। बहुत शुक्रिया डॉक्टर खाकान, हमें गाइड कर रहे थे, हमें एनलाइटन कर रहे थे। बहरहाल ये था हमारा आज का शो, कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।